हाय एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये वाली जो वीडियो है 2017 का पेपर है साइंस का, उत्तराखंड बोर्ड का। तो जो पिछले वाली वीडियो थी इससे पहले वाली वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने उसमें 27 तक ही क्वेश्चन कराए हैं और 28th 29th और 30th क्वेश्चन है जो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना 28th क्वेश्चन। इसमें है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका एक तो हमें डायग्राम बनाना है और उसका प्रिंसिपल भी बताना है और वो कैसे वर्क करता है वो बताना है। तो देखो, विद्युत मोटर क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है, मतलब ये जो विद्युत मोटर है एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा सिस्टम है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी कोई डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। जो ये विद्युत मोटर होती है इसके अंदर दो चुंबक होती हैं। देखो ये जिसमें एन और एस लिखा है, नॉर्थ और साउथ, ये चुंबक के ध्रुव होते हैं दो। तो यहाँ पे ये दो चुंबक होती हैं और इनके बीच में एक ये धारावाही चालक होता है और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। तो इसका जो सिद्धांत होता है विद्युत मोटर का, इसमें क्या होता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ये यहाँ पे जो कुंडली है, चालक कुंडली यानी कि ये वाली जो कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म का मतलब है कि इस पे दो बल लगेंगे बराबर और विपरीत दिशा में। बराबर होंगे बल लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। जब दो बल होंगे इसलिए उनको बल युग्म बोलेंगे। जो उस बल की वजह से जो कुंडली है ये अपनी अक्ष पे घूमती रहती है और जब कुंडली अगर अपने अक्ष पे घूमने के लिए फ्री होती है तो वह घूमने लगती है। मतलब ये है कि इस कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पे इधर दोनों तरफ दो चुंबक रखी हुई है, इनका जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और अब इधर से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इस विद्युत धारा प्रवाहित करने से कुंडली अपने अक्ष पे घूमने लगती है। घूमने लगेगी यानी मोटर चलने लगेगी। तो जब मोटर चलने लगेगी, कोई भी मशीन जो होती है हमारी उसके अंदर विद्युत मोटर होती है जिसकी वजह से मशीन घूमती है। उसके बाद हमें देखनी है इसकी कार्यविधि। देखो इसमें होता क्या है कि किस तरीके से ये जो विद्युत मोटर है काम करती है। ये तो इसका सिद्धांत था जो भी देखा। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये बैटरी है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यहाँ पे ये कुंडली है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी, मतलब कि ये वाली भुजा और सी डी ये वाली भुजा, इन पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करते हैं। देखो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बल है जो यहाँ पे जो विद्युत बल होगा यहाँ से वो इस दिशा में जा रहा है ऊपर की तरफ और सी डी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो विपरीत दिशाएं हैं लेकिन बराबर होगा बल जो दोनों पे लगेगा। तो इन बल की वजह से जो दो बल लगते हैं एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में यानी कि साउथ की साइड घूमने लगती है, इधर की तरफ घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। यहाँ पे जो ये लग रखा है राउंड राउंड से, इसको कहते हैं विभक्त वलय। ये विभक्त वलय क्या काम करते हैं कि जो ये कुंडली है इसकी पोजीशन को सेट रखते हैं। यहाँ पे इन विभक्त वलों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है, मतलब कि यहाँ पे ये कुंडली लगी हुई है और ये विभक्त वलय है। तो विभक्त वलय एक तो इसकी पोजीशन को सेट रखते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं कि धारा की दिशा को इस तरीके से रखते हैं कि जो कुंडली पे बल है वो लगातार एक ही दिशा में कार्य करे। मतलब यहाँ से ऐसे ही जाए, ए टू बी सी टू डी, इस तरह से जाए, यानी कि जो कुंडली है वो एक ही दिशा में घूमती रहे। और जब कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहेगी तो वो गोल गोल घूमेगी, यानी कि हमारी मोटर चलती रहेगी। तो इस तरीके से विद्युत मोटर काम करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसमें जो एक अवतल लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकस दूरी दे रखी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, हमें जो जो चीज़ दे रखी है फोकस दूरी होगी माइनस की 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है कि बीम से को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से शो करते हैं तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर होगा। जो अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा आभासी होता है और वस्तु की ओर बनता है। तो वस्तु की ओर ही बनता आभासी होता है, इसलिए हम उसको निगेटिव से यानी कि माइनस से शो करेंगे। तो हमें एक तो बिंब की स्थिति निकालनी है, यानी कि लेंस से जो बिंब है मतलब कि वस्तु है कितनी दूरी पे रखी गई है। कैसे निकालेंगे उसको? लेंस सूत्र होता है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अंदर हमें चाहिए क्या, यहाँ पे u चाहिए, तो 1/v है, v की जगह -10 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे।
1/f है, f की जगह 15 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे ये -3 और प्लस का -3/30 प्लस का 2/30 होगा, ये बचेगा -1/30। 1/u इज इक्वल टू -1/30 है, तो u क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सी मैथ से इतना तो आपको आता ही होगा एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब ये क्या है, बिंब की यानी कि वस्तु की दूरी है लेंस से, ये है कि बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। तो ये -30 सेंटीमीटर जो है ये बिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और अभी हमने ये बात देखी, अभी मैंने आपको बताया है कि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब की वो भी हो गई कि कितनी दूरी पे रखना चाहिए बिंब को, ये भी हो गया, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी हो गई। अभी इसका आकार और आवर्धन निकालना है। आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू v/u। m होता है आवर्धन, v है जो प्रतिबिंब की दूरी, और u है बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी। अब v है जो हमारा यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, -10, और u अभी हमने निकाला -30। -10/-30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 से 30 को डिवाइड करोगे 1/3। आवर्धन कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब हमें निकालनी है ऊंचाई यानी कि वस्तु का आकार। तो वस्तु का आकार कैसे निकालेंगे, आकार का मतलब ऊंचाई ही है। ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h-h। h- होता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और h होता है वस्तु की ऊंचाई। तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, h' निकालना। तो जो ये वाला h यानी कि वस्तु की ऊंचाई है, इसको इधर ले जाएंगे m की साइड, ये मल्टीप्लाई में जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा h' इज इक्वल टू m इंटू एच। m आया क्या हमारे यहाँ से 1/3, और h है वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें यहाँ पे h की वैल्यू रखने की नीड नहीं है, बस ये 1/3h हो जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार का 1/3 होगा। जितना भी बिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार उसका 1/3 बनेगा। तो यहाँ से आवर्धन भी हो गया और प्रतिबिंब का आकार भी हो गया, प्रकृति भी निकाली हमने और बिंब की दूरी भी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन है लास्ट, सौर कुकर का संरचना आरेख दीजिए, यानी कि स्ट्रक्चरल डायग्राम देना है आपको सोलर कुकर का, और उसके उपयोग बताने, लाभ हानि, और उसकी जो सीमाएं है, लिमिटेशन है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ बताना है। तो देखो, आपने बहुत सुना होगा सोलर कुकर क्या होता है। ये एक ऐसी युक्ति होती है कि हम जो सनलाइट है उसका यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं ना, तो जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाया जाता है, इसलिए इसको सौर चूल्हा भी कहते हैं। तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक लकड़ी का बक्सा होता है और इसके अंदर थर्माकोल लगा होता है। उसके अंदर यहाँ पे बर्तन रखा जाता है। इस बक्से को बाहर से पूरे का पूरा ब्लैक करके रखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक बर्तन रखते हैं और बर्तन के ऊपर यहाँ पे ये कांच का एक तरीके से शीट रखी होती है, कांच की शीट, और ये ऊपर रखा होता है एक समतल दर्पण यानी कि परावर्तक दल। तो होता क्या है, जब ये जो यहाँ से सनलाइट है, सनलाइट आके इस पे परावर्तक तल पे पड़ती है और वहाँ से फिर उनका परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद वो यहाँ पे इस वाले कांच पे पड़ेंगी और इनकी सारी की सारी हीट, जितनी भी सनलाइट आ रही है यहाँ पे पड़ी है इस पे परावर्तक तल पे, वो अंदर पहुँचती है और अंदर जाके वहाँ पे जो बर्तन रखा है उसमें खाना पकाने के लिए जो भी कुछ रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और इस तरीके से इसमें खाना बन जाता है। तो ये तो होता है इसका संरचना आरेख। और ये होता क्या है, अब हमें देखना है कि इसमें खाना पकाने से क्या लाभ है और क्या हानि है, किस तरह से इसको यूज़ कर। इसके जो उपयोग हैं, बॉक्सनुमा सौर कुकर को उन खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं जिन्हें पकाने के लिए धीमी आंच की आवश्यकता होती है। इस कुकर को रोटी सेकने में प्रयुक्त नहीं करते हैं, मतलब हम उन्हीं चीज़ों को बना सकते हैं जिनको हल्की हल्की आंच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, इतना नहीं होता कि हमारा खाना तेज़ी से बन जाए। धीमी आंच की जिनको नीड होती है वो बन जाते हैं और इस पर रोटी नहीं बन सकती। तो इसके जो लाभ होंगे, तो लाभ ही होंगे कि सोलर कुकर से किसी प्रकार का धुआं अथवा गंध नहीं निकलती, इससे प्रदूषण नहीं होता क्योंकि सनलाइट होती है, सनलाइट यूज़ होती है। अब सनलाइट से पोल्यूशन थोड़े ही होता है, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना धुआं निकलता, तो बहुत बड़ा फ़ायदा है ये इसका। फिर ये सोलर कुकर में मिट्टी का तेल, कोयला, विद्युत आदि जैसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, तो ईंधन की भी बचत होगी उसमें और विद्युत की भी बचत होगी। ऐसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस सनलाइट है जो मिलती जा रही है लगातार, उससे खाना पक जाता है। सोलर कुकर से बहुत धीमी गति से खाना पकता है, अतः इसके द्वारा पके भोजन से पोषक तत्व नष्ट नहीं होते।
खाना बहुत कम स्पीड से बनता है। देखो, एक तो इसका ये तो फ़ायदा है कि जो भोजन में पोषक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन यही इसका एक डिसएडवांटेज भी बनेगा क्योंकि खाना बहुत धीमी गति से बन रहा है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी से बनाना है तब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। सोलर कुकर से खाना पकाते समय निरंतर देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अब इसकी हानि में फर्स्ट पॉइंट होगा कि सौर कुकर रात्रि में, बरसात में तथा बादल वाले दिनों में काम नहीं करते। जब सनलाइट ही नहीं होगी तो कैसे काम करेगा सोलर कुकर, है ना। तो वो रात में, बरसात में, जब भी बादल होगा तो उस टाइम पे इनका यूज़ नहीं कर सकते हम। सौर कुकर को रोटी बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। सौर कुकर को खाने वाली वस्तु को तलने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। इसमें हम तल भी नहीं सकते और खाना बहुत धीमी गति से पकता है, इसलिए खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हो गए इसके लाभ और हानि, और इसके साथ ही 2017 का ये पेपर भी आपका फिनिश हो गया। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।